तो कल जो है हमने लॉ के बारे में पढ़ा था। जो लॉ के अंदर कोड होता है, एविडेंस होता है, जो बेसिक डेफिनेशंस थी, उन सब के बारे में पढ़ा था। अब आज जो है वो हम लॉ के दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, मैंने गलती से लेक्चर लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये भी सेम ही पार्ट है। लॉ पूरा टॉपिक है जो आपके यूएचएस में आता है, जिसके अंदर 3 to 4 चैप्टर्स हैं। अगर आप एनआरए और शहबाज के देखें और पारिक के देखें तो वो 1 to 2 है। तो आपने आज जो पढ़ना है, जो टॉपिक है, वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। कल मैंने आपको इसका थोड़ा सा बता दिया था कि एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम हम पढ़ चुके थे। बाकी लॉज जो हैं वो हमने पढ़ने हैं आज। एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम हो गया था। अब आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स की तरफ। इसके अंदर क्या क्या चीज आती हैं मेडिकल में, और उसके रिलेटेड क्या लॉज हैं पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, और उनको किस तरह फॉलो करना चाहिए, क्या क्या बाकी डिटेल्स हैं उनकी, वो आज हमने पढ़नी है। इंशाल्लाह आज ये चैप्टर पूरा कर देंगे, ये वाला भी, और फिर आपका एक चैप्टर रह जाएगा, वो इंशाल्लाह कल हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के अंदर चीज आती है कंसेंट की। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, थर्ड ईयर में आप अभी वार्ड्स नहीं गए होंगे, लेकिन जब आप वार्ड्स जाएंगे तो वहां जाके आप सबसे पहली चीज हिस्ट्री लेने से कंसेंट, तो आपको उस पेशेंट से कंसेंट लेनी पड़ती है इस तरह कि मेरा नाम डॉक्टर रेहान है और मैं आपका मायना करना चाहता हूं ताकि आपकी बीमारी की तशखीस की जा सके। और ये उर्दू में होता है क्योंकि पेशेंट आमतौर पर जो आते हैं वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते, तो हमें उर्दू में ये करना पड़ता है। और फिर अगर वो कंसेंट करें तो तब आप उनका एग्जामिनेशन करते हैं, और इफ अगर वो आपको मना कर दें तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो इस वजह से इससे शो हो रहा है कि कंसेंट की काफी ज्यादा अहमियत है। तो अब हम पढ़ते हैं कंसेंट होती क्या है। किसी की परमिशन को कंसेंट कहते हैं। वॉलंटरी परमिशन फॉर अ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, या प्रोसीजर या ट्रीटमेंट, इसके लिए परमिशन लेने को कंसेंट का नाम दिया जाता है। अब चीज आगे कि आपके पास क्या क्या चीजें होंगी तो उसको कंसेंट कहा जाएगा। अब दो किस्म की चीज होती है, मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ। पहला ये होता है कि आप किसी के पास गए हैं, दो पेशेंट्स हैं, मैं एक पेशेंट के पास गया हूँ, मैंने उन्हें कहा है कि अच्छा चले आप आज मैं आपका मायना करता हूँ, ठीक है। ये इनकम्प्लीट कंसेंट भी कह सकते हैं या फिर कंसेंट नहीं है, लेकिन इसकी कंसेंट तब कहेंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है कि वो फुली एंड फ्रीली कंसेंट देनी है उस पेशेंट ने, उसके ऊपर किसी का जोर ना हो, वो खुद ही कहे कि जी डॉक्टर साहब आप मेरा मायना कर सकते हैं। वो पेशेंट मेंटली अनस्टेबल ना हो, क्योंकि अगर पेशेंट मेंटली अनस्टेबल होगा, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उसके लिए जो है स्पेशल कंसेंट लेते हैं हम, जो उसके गार्डियन से लेते हैं, पेरेंट से लेते हैं। तो उसके अंदर ये केस आ जाता है। और दूसरा ये है कि पर्सनस एज शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ये एक एमसीक्यूज पॉइंट है कि विच व्हाट एज अ पर्सन कैन गिव मेडिकल कंसेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, और वो है 18, यानी 18 एंड अबव कैन कंसेंट, ठीक है। उनसे जो नीचे वाले होते हैं, आप सोच रहे होंगे कि उनसे नीचे वालों से भी तो पूछना चाहिए उनसे, लेकिन उनके लिए किसी भी ऑपरेशन के लिए कंसेंट उनके पेरेंट्स और उनके गार्डियंस देते होते हैं। तो ये सारी चीजें कंस्टिट्यूट करके बनाती हैं कंसेंट हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ कंसेंट पे। कंसेंट की क्या क्या टाइप्स हैं। पहली टाइप है इम्प्लाइड कंसेंट, दूसरी एक्सप्रेस्ड, ब्लैंकेट और इन्फॉर्म। ये कंसेंट फॉर्म मैंने यहाँ पे आपकी स्लाइड्स पे आपको शो हो रहा होगा। ये ऐसे ही कंसेंट फॉर्म होता है किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले या खासतौर पर ऑपरेशन से पहले। अगर आपने किसी ने देखा हो तो इस तरह का कंसेंट फॉर्म होता है जिसमें उससे परमिशन ली जाती है पेशेंट से, उसके थंब इंप्रेशन यहाँ पे साइन करवाए जाते हैं, डेट लिखी जाती है, और उससे एग्री करवाया जाता है कि हाँ आप इस प्रोसीजर के लिए, इस सर्जरी के लिए एग्री करते हैं। और ये जो है एक मेडिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर हॉस्पिटल्स में सेव कर लिया जाता है, ताकि बाद में अगर कोई मसला हो तो उनको दिखा दिया जाए कि ये देखे भाई कंसेंट दी हुई थी पेशेंट ने पहले ही, और ये हमने उनके कंसेंट के बाद ही ये सब किया है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंसेंट को, मैं जरा एलेबोरेट करती हूँ कि टाइप्स ऑफ कंसेंट किस
में क्या क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले है इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड, फिर से आप लास्ट पे गौर करें कि जो इम्प्लाइड मतलब जो ना कहते हुए भी आपको इजाजत दे दी जाए, यानी लफ्ज यूज होता है उसके लिए, चले मैं आपको बात बताऊं, तो कि बंदे को श्योर हो कि हाँ यार इसकी कंसेंट है, उसको कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट। इमरजेंसी केसेस में फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आया, एक्सीडेंट केस है, एक पेशेंट आया आपके पास, ब्लीड होता हुआ हॉस्पिटल में, आप सबसे पहले कंसेंट का आप उसके पास फॉर्म नहीं लेके आएंगे कि आप पहले फॉर्म भरते हैं फिर साइन करते हैं तब मैं आपका जो ट्रीटमेंट है उसका आगाज करता हूं। ऐसा नहीं होता। इस कंडीशन में कंसेंट पहले से ही दी हुई होती है। ये कंसेंट ही होती है, पेशेंट खुद ही आ रहा है, वो इस हालत में है, इमरजेंसी केस है, तो वी शुडंट वेस्ट आवर टाइम इन टेकिंग द कंसेंट। ठीक है, हम कंसेंट जो होती है वो उसने पहले से ही दी हुई होती है, इसके अंदर फॉर श्योर होती है कि कंसेंट दी हुई है। तो ऐसी कंसेंट को कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट, यानी कि वी आर श्योर दैट कंसेंट इज ऑलरेडी गिवन विदाउट एनी साइन ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो इमरजेंसी केस है, अगर हम उससे कंसेंट लेते लगेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। दूसरी कंसेंट की टाइप है वो है एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड मतलब वो है कि कंसेंट प्रॉपर दी है पेशेंट ने, वो इम्प्लाइड नहीं है, वो प्रॉपर एक्सप्रेस की है पेशेंट ने, और वो उन केसेस में होती है कि जिनमें इमरजेंसी नहीं है, यानी जो केसेस इमरजेंसी के बगैर होंगे कि आप एक फॉर एग्जांपल अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया का केस है, या फिर अनकॉम्प्लिकेटेड गॉल ब्लैडर सर्जरी है, कोलिसिस्टेक्टमी है, या फिर एटसेट्रा, इस किस्म की जो सर्जरीज होती हैं उसमें पेशेंट खुद ही चल के डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर कहता है कि देख लें आपके पास टाइम है, बिगड़ने से पहले आप पहले करवा लें क्योंकि ये इसकी सर्जरी तो होनी। तो पेशेंट आ जाता है कि चलें ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अगले हफ्ते आके सर्जरी करवा लूंगा। अब जब वो अगले हफ्ते आता है खुद चल के हॉस्पिटल, वो बिल्कुल ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं है उसे, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है उसे, तो डॉक्टर उसके पास आके उसको ये फॉर्म देता है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये कंसेंट फॉर्म देता है, वो कंसेंट फॉर्म फिल करता है कि एनेस्थीसिया की कौन क्या चीज लगने वाली है। अच्छा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में ये कंसेंट सिर्फ साइन करना होता है, इवन पेशेंट्स पढ़ते भी नहीं है, खासतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, और कंसेंट फॉर्म जो होता है वो देख के बस ठीक है साइन कर देते हैं। तो इस किस्म की कंसेंट को जो रिटन फॉर्म में हो और ओरल फॉर्म दोनों में दी जाए उसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड कंसेंट। पहले हमने पढ़ी इम्प्लाइड कंसेंट, दूसरी हो गई एक्सप्रेस्ड कंसेंट। अच्छा अब आते हैं हम इसकी थर्ड टाइप की तरफ, ब्लैंकेट कंसेंट। यानी ब्लैंकेट मतलब आपने खाली जगह छोड़ी नहीं है, कंसेंट में आपने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया, आपने पेशेंट को पूरा बताया नहीं कि उस सर्जरी के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, उसके बाद क्या रिस्क होंगे, कि वेदर इट इज कंट्राइंडिकेटेड, या इसके अलावा कोई प्रोसीजर है भी सही, आपने कुछ डिफाइन नहीं किया। पाकिस्तान में आमतौर पर जो है उसकी जाती डिसलोकेशन है बोन की, फॉर एग्जांपल टिबिया डिसलोकेशन है, तो डॉक्टर उसके पास आएगा, उसको बताएगा कि अच्छा तो आपकी ये सर्जरी करनी है, ये मैं कल रात को करूंगा, और इसके अंदर आपको फुल एनेस्थीसिया देंगे। नाउ दिस इज अ ब्लैंकेट कंसेंट, और आमतौर पर आपने सुना होगा यही कंसेंट होती है। सो द प्रॉपर कंसेंट शुड बी कि डॉक्टर ये कहे कि मैं, मेरा नाम डॉक्टर ये है, मैं आपका साथ ट्रीटमेंट करूंगा, ये मेरे साथ टीम होगी, आपको हम एनेस्थीसिया देंगे, कौन सा पार्शियल एनेस्थीसिया है या फुल एनेस्थीसिया है, कौन सा एनेस्थीसिया है उसको डिफाइन करेंगे कि उस एनेस्थीसिया का नाम ये है, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स बताएंगे, इसके बाद आप उसको प्रोसीजर को बताएंगे कि हम आपके प्रोसीजर में आपकी जो हड्डी है उसको प्रॉपर करके जोड़ेंगे, ठीक है, और उसके अंदर प्लेट लगाएंगे या फिर जो भी एटसेट्रा नेल्स लगाएंगे, और इसके बाद जो है आपको साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि आपके अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकती है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का खतरा हो सकता है, क्योंकि टिबिया की सर्जरी है, फैट एम्बोलिज्म एटसेट्रा, ये जो साइड इफेक्ट्स होंगे ये भी बताएंगे प्रॉपर। अब पाकिस्तान में ये होता है कि अगर डॉक्टर ये सब बातें बताए तो अगला पेशेंट ही भाग जाएगा, वो कहेगा यार ये तो डॉक्टर पहले ही मारी खड़ा है, वो पहले ही बता रहे हैं कि भाई अगर मैंने ये सर्जरी की है तो उसके दौरान ये खतरा होगा कि फैट एम्बोलिज्म हो जाएगा। फैट एम्बोलिज्म आपने पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे
कि उसके दौरान जो है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा, हार्ट अटैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा का खतरा होगा, तो पेशेंट पहले ही भाग जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर कहते हैं फिक्र नहीं करनी, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस कल आपका ऑपरेशन। तो दिस इज ब्लैंकेट कंसेंट। वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी एक्सप्रेस्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द कंसेंट, जो कि इंशाल्लाह आप सबने लेनी, आगे जाके डॉक्टर बनेंगे। आपने ब्लैंकेट कंसेंट नहीं लेनी, जो पहले से चलता आ रहा है उसको खत्म करना है। बेशक आपके एक दो मरीज भाग जाए, लेकिन जो सेंसिबल होंगे वो नहीं भागेंगे। अब आता है आपके पास इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसके अंदर जो डिटेल वो ये है कि ना, पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन देनी है डॉक्टर ने, जो मैंने पहले आपको ब्लैंकेट कंसेंट के साथ कंपैरिजन की है उसका। तो सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट में आपको डायग्नोसिस का बताना है कि आपको, सपोज करें आपके पास एक पेशेंट आया, वो आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे जो पेट की दाई जानिब है उसमें दर्द है, और ये दर्द जो है वो बीच में अभी आता है, मेरे अम्बिलिकस में भी आता है। तो आप उसका कहते हैं कि ना, आप उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करने के बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, आप कहते हैं कि आप डायग्नोसिस बताया कि इसको, आपको अपेंडिकाइटिस है। अब आपने बताया इसकी सर्जरी होगी, दिस इज ट्रीटमेंट प्रोसीजर, ठीक है। अब आप उसको बताएंगे कि इसके मेथड्स क्या होंगे। आप कहेंगे कि इसके मेथड ये हैं कि आप यहाँ पे हम वो करके, दो तरीके होते हैं, तो एटसेट्रा जो भी होता है, बाकी डिटेल बताने की आपको जरूरत नहीं है। खैर, उसके बाद आप उसको रिस्क बताएंगे कि इसके बाद ये रिस्क हो सकते हैं। टाइप ऑफ एनेस्थीसिया बताएंगे, पार्शियल है, फुल एनेस्थीसिया है, उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं एनेस्थीसिया के। और आपने, आपका ऑपरेशन हो गया, आपने एक दिन के लिए रुकना है, 2 दिन के लिए रुकना है हॉस्पिटल, आपको रूम भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर आपने उसे ये भी बताना है कि अगर आप मतलब सर्जरी नहीं करवाते तो सर्जरी इज इनएविटेबल, वैसे इन केस ऑफ अपेंडिकाइटिस अगर वो ज्यादा हो गया तो आप उसे कहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं है। लेकिन अगर सपोज कोई और केस है उसमें अल्टरनेटिव मेथड है, तो आप उसे वो भी बताते हैं। बेशक आपका उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा हो, जैसे सी सेक्शन होता है आमतौर पर, प्रेगनेंसी में सी सेक्शन करते हैं, तो सी सेक्शन की जरूरत नहीं होती अक्सर जगहों पे, तो वो कर देते हैं कि ताकि ऑपरेशन हो जाए, मिनी ऑपरेशन हो जाए, उनके पास ज्यादा पैसे आ जाए। ये पाकिस्तान में हो रहा है, तो आप उन्हें कहते हैं कि चलो आप सी सेक्शन ना करें, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चल जाए, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड। ठीक हो गया। तो फिर से रिपीट करते हैं, कंसेंट इज गिविंग अप परमिशन। कंसेंट की 4 टाइप्स है। कोशिश किया करें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा जेहन में रखी जाए करें। 4 टाइप्स हैं कंसेंट की। तो कंसेंट की पहली टाइप है वो है कंसेंट, थर्ड है एक्सप्रेस कंसेंट, और फोर्थ जो है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो कंसेंट टाइप इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक हो। पेशेंट कंसेंट नहीं दे सकता, ये प्रॉफ पे आ चुका है, क्योंकि ये काफी, ये सवाल वैसे और वो मेरे ही प्रॉफ में आया था एक सवाल। तो ये ऐसा सवाल है कि काफी अनइम्पोर्टेंट था पहले, लेकिन ये हमारे प्रॉफ में आ गया था 5 नंबर का एमसीक्यू, सिर्फ यही आया था लॉ वाले जो टॉपिक है उसके अंदर से। तो कंसेंट बाय मेंटली सिक, तो 3 टाइप्स होती है कि मेंटली सिक पेशेंट जो है वो कंसेंट किस तरह दे सकता है, उसने कंसेंट देनी है, ठीक है। अब वो खुद मेंटली सिक है, वो कि जिसका बीच में ये टाइम हो कि उस टाइम में वो ठीक हो जाता हो। यानी फॉर एग्जांपल कि वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, बीच में ऐसा टाइम आता है और ऐसे पेशेंट में आता होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं, उसको ल्यूनार पीरियड कहते होते हैं वैसे आमतौर पर। तो उस दौरान वो कंसेंट दे सकते हैं कि मैं 1 महीने के लिए जो इलाज है मेंटल एसाइलम में उसको वॉलंटरी कंसेंट करता हूँ, और वो कंसेंट जो है वो भिजवा देते हैं हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल वो कंसेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो मेंटल असाइलम एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास भिजवा देते हैं, और वो एप्लीकेशन उसकी प्रोसेस होती है और फिर उसको एडमिट कर देते हैं। ये हो गया वॉलंटरी एडमिशन। जो दूसरी चीज है वो है टेम्परेरी रिसेप्शन। सो व्हाट इज टेम्परेरी रिसेप्शन, नाम से देखें, टेम्परेरी रिसेप्शन यानी थोड़ी देर के लिए उसको रिसीव किया। अब ये होता ऐसे है कि एक पेशेंट है मेंटली सिक,
उसको घर वालों ने कहा कि यार ये तो घर में रहेगा तो ये कभी छुरी उठा लेता है, कभी क्या होता है डिप्रेशन की वजह से ये आप खुदकुशी करने की कोशिश करता है, तो हम इसको मेंटल असाइलम शिफ्ट कर देते हैं। तो इस सूरत में वो टेम्परेरी रिसेप्शन करवाते हैं जिसमें गार्डियंस इन्वॉल्व होते हैं। आपके सपोज करें एक बच्चा है और वो शदीद स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, साथ डिप्रेशन होगी, वो बार बार उसने कई दफा अपने आप को छुरी से अपनी नस काटने की कोशिश की। तो उसको पेरेंट्स ने कहा कि इसका हम वॉलंटरी रिसेप्शन, इसका टेम्परेरी रिसेप्शन करवा देते हैं हॉस्पिटल उस पे मेंटल असाइलम में। तो वो करते ऐसे हैं, उसका तरीकाकार ये है कि वो जो पेरेंट्स होंगे उस बच्चे के, वो जाएंगे और मेंटल असाइलम में एप्लीकेशन लिखेंगे कि ये पेशेंट है, यही है। उस एप्लीकेशन के साथ उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट जो कि 2 वीक्स पुरानी है, 2 डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिपोर्ट चाहिए होती है, वो रिपोर्ट वो देंगे, ठीक है। और उस रिपोर्ट के बाद वो रिपोर्ट मेंटल असाइलम के अंदर प्रोसेस होगी उनकी एप्लीकेशन, और तब टेम्परेरी रिसेप्शन की जा सकती है फॉर अप टू 6 मंथ्स। सपोज करें अब वो बच्चा है, वो 6 माह में भी नहीं ठीक होता, मेंटल असाइलम जाके उसको शौक से ट्रीटमेंट करते हैं, सारी दवाइयां यूज करते हैं, सेरिब्रल अभी आप पढ़े होंगे, फिर भी वो बच्चा नहीं ठीक हो रहा, ठीक है, मजीद उसकी हालत खराब होगी, उसको सीजर्स होने लगे हैं। तो अब जो है रिसेप्शन ऑर्डर जारी किया जाता है कोर्ट की तरफ से, ठीक है, नाम से शो हो रहा है रिसेप्शन ऑर्डर। कोर्ट ऑफ लॉ में जो पेरेंट्स हैं वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन में उसकी हालत बताते हैं कि ये हालत है मेरे बच्चे की, उसका जो है ये मसला आ रहा है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट से पहले उसके, ये अब उसकी रिपोर्ट है, तो अभी भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप हमें रिसेप्शन ऑर्डर दें कि उसको मेंटल असाइलम में रहने दिया जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट पूरा हो सके। तो तब रिसेप्शन ऑर्डर जो है वो कोर्ट इशू करता है आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और तब जो है मेंटली सिक पेशेंट को उसमें एडमिट करते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं कि मेंटली सिक पेशेंट या वॉलंटरी एडमिशन के थ्रू जा सकता है, या टेम्परेरी रिसेप्शन के थ्रू जा सकता है, या रिसेप्शन ऑर्डर के। ये देखें, ये मैंने एक एनआरए से पिक्चर ली हुई है, इसके अंदर ये कंसेंट के बारे में बताया हुआ है कि दिस इज एन इम्प्लाइड कंट्रैक्ट बिटवीन द फिजिशियन एंड द पेशेंट, ठीक है। अब दोनों की कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं इसके अंदर। फिजिशियन ने प्रॉपर स्किल एप्लीकेशन करनी है और केयरफुलनेस रखनी है अपने जो भी काम कर रहा है। वैसा ना उसने कंसेंट लिया एक पेशेंट से कि आपका फ्रैक्चर है तो मैं आपकी सर्जरी करने वाला हूँ, और सपोज करें वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, और उसने जो है स्कैल्पल जो है वो उसके अंदर क्या होता है अंदर ही रहने दी, या बाहर नहीं निकाला, या फिर प्रॉपर से सूचर्स नहीं लगाए, कोई मसला हो गया। दिखती शो हो रही है आपको? आप शो हो रही है? एक मिनट रुकना। अच्छा, अब शो हो रही होगी आपको, क्योंकि मेरे मोबाइल पे भी अब शो हो रही है। साथ साथ देखता नहीं गया मैं, वैसे तो चेक कर रहा था अपने मोबाइल पे। शो हो रही है अब आपको? चल, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि दिस इज एन इम्प्लाइड कंट्रैक्ट, ये एनआरए से पिक ली हुई है, एज इट इज बुक की पिक है, और इसके अंदर फिजिशियन और पेशेंट दोनों की कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, एक कंसेंट हो रही होती है, एक सर्जरी की कंसेंट है। अब उसमें फिजिशियन भी है और पेशेंट भी है, दोनों इन्वॉल्व हैं एक साथ, दोनों का एक साथ इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जिसके अंदर हमने लॉ को भी फॉलो करना है। तो फिजिशियन जो है वो प्रॉपर एप्लीकेशन यूज करता है, प्रॉपर केयरफुलनेस यूज करता है कि अगर वो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहा है फॉर एग्जांपल पेशेंट की, तो वो स्कैल्पल या फिर कोई और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उस पेशेंट के अंदर ना रह जाए।
ये है उसकी केयरफुलनेस, और प्रॉपर एप्लीकेशन ये है कि वो प्रॉपर करके सूचर्स लगाए। तो ये दो चीजें फिजिशियन की ऑब्लिगेशंस के अंडर आता है। अब जो पेशेंट की ऑब्लिगेशंस होती है वो होती है फी, जो कि पहले भी है क्योंकि हम सबको फी से काफी मतलब है। तो और जो दूसरी है वो है कमांड ऑफ फिजिशियन, यानी डॉक्टर जो कहे कि आपका इसका ऑपरेशन हुआ, सपोज करें हर्निया का या अपेंडिक्स का, तो आपने 1-2 दिन तक रहना है ताकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहे हॉस्पिटल में। तो जो उसका पेशेंट है उसको एग्री करना चाहिए कि हाँ डॉक्टर, ताकि वो मॉनिटर कर सके पेशेंट इस वजह से फिजिशियन। अच्छा है नेक्स्ट। स्लाइड फिर नहीं शो हो रही, मेरे ख्याल में नेट मेरा स्लो चल रहा है, इस वजह से जो है ये मसला आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको हो रही है, मेरे मोबाइल पे नहीं हो रही, मेरे नेट का मसला है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर डॉक्टर ने प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं किया, प्रॉपर केयरफुलनेस नहीं रखी, लैक ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर in the treatment of patient that may endanger the life of patient, ठीक है, दिस इज नोन एज मेडिकल नेग्लिजेंस। ये होता है मेडिकल नेग्लिजेंस। तो इसकी प्रॉपर जो है मेडिकल नेग्लिजेंस की जो है प्रॉपर जो है सजा है। पीएमसी में डीसी कमेटी बैठती है, जो हम कल हमने पढ़ा था, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, सॉरी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, जो कि इसको देखती है कि ये इशू सच में नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या फिर कोई और वजह। चल हाँ, बोरी हो गया अब तो शुरू। मैं अब साथ साथ चेक करता रहूंगा। नहीं, मैं ग्रुप में बाद में भेज दूंगा स्लाइड्स आपको, लेकिन अभी साथ साथ अब होता रहेगा, मैं साथ साथ अपने मोबाइल पे चेक करता रहूंगा, अगर ना हो रही हो तो मैं आगे कर दूंगा। ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। अब इसकी एग्जांपल फॉर सपोज करें, क्या एग्जांपल हो सकती है। एक पेशेंट है, वो आया एक्सीडेंट के बाद, कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक्सीडेंट के बाद आया, तो डॉक्टर ने देखा कि उसके पाँव पे चोट है, डॉक्टर ने उस चोट के ऊपर पट्टी करके उसको वापस भेज दिया। थोड़े दिन बाद उसका पाँव सूज गया, उसकी मूवमेंट रुक गई, तो बाद में पता चला कि ही हैज अ लीनियर फ्रैक्चर, जो क्योंकि डॉक्टर ने एक्सरे नहीं किया था, उस वजह से वो काम खराब हो गया। तो दिस इज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द डॉक्टर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। अच्छा, अगर नेग्लिजेंस हो गई, सपोज करें मेरे से नेग्लिजेंस हो गई है, तो पेशेंट जो है वो कहता है कि इससे नेग्लिजेंस हुई है, तो पेशेंट को ये इल्जाम प्रूफ करना पड़ेगा कि ये चीज थी, ये रिपोर्ट्स थी, ऐसे पेशेंट आया था, सपोज वो पेशेंट की डेथ हो गई है, तो सिंपल जो है पेशेंट जो है एक फ्रैक्चर के साथ आया, उसकी डेथ होगी डॉक्टर की वजह से, तो तब जो है केस कोर्ट के अंदर लाया जाएगा।
एक मिनट मैं खुद बोलना रुकता हूँ, स्लाइड नहीं हो रही। एक एक करके ही स्लाइड आगे करता हूँ। आपको नजर आ रही है स्लाइड सबको? अच्छा, तो अब जो है ये केस कोर्ट के अंदर जाएगा, तो पेशेंट को प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये डॉक्टर की गलती है। ऐसा हुआ था कि मैं अपना जो वाइफ है या फिर मेरा जो बेटा है उसको फ्रैक्चर हुआ, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान ही उसको मार दी। ठीक है, आमतौर पर ऐसे ही होता है, और पेशेंट जो है वो ऊपर जाने के बजाय वहीं पे पास लगा देते हैं डॉक्टर की। इस वजह से आमतौर पर आया हुआ भी होता है कि डॉक्टर को उसने मार दिया, उसने मार दिया। तो अब आप कोई भी बता दे आवाज आ रही है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। सो रहे हैं सब? सो रहे हैं सब? चल, नेट के साथ कुछ मसला है, इस वजह से जो है मैं अपनी जगह चेंज करता हूँ, एक मिनट में। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपको जो स्क्रीन है मेरी और स्लाइड्स जो है वो शो हो रही हैं, और आवाज भी मुझे उसी टाइम बता दिया करें, बाद में जो है कट हो जाती है आवाज, नेट का मसला होता है तो मुझे पता नहीं चलता, मैं तो पढ़ा रहा ही होता हूँ उसी स्पीड में। अब मुझे बताएं, आपको केस इन द कोर्ट वाली जो है हेडिंग जो है वो भी नजर आ रही है वाली स्लाइड, और आवाज भी मेरी क्लियर आ रही है, कट रही तो नहीं? अब फैसल आप भी बताएं। आपने लिखा है कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तशफीन आप भी बताएं, अफीफा, सुनेश, जुनैशिया, आयशा, सारे आप बताएं कि आवाज आ रही है अब आपको सही? चलें, अब आपने ना ऐसा करना है, जब ना आ रही हो या कट हो रही हो आवाज, तो आपने मुझे वहीं पे रोक देना है, और स्लाइड भी जब चेंज ना हो रही हो, मैं उसके लिहाज से ना पढ़ा रहा हूँ, तब भी मुझे बता देना है। अब देखें, आ रही है? फुल आ रही है या फिर साइड पे आ रही है? अब फुल आ गई है? तो आ रही है स्क्रीन की आवाज भी मेरी पूरी आ रही है?
अच्छा चलें, अब आप देखते जाइएगा कि मैं उस जो पढ़ा रहा हूँ उसकी स्लाइड चेंज भी हो रही है या नहीं। चलें सही सही, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब जो है ये केस अगर कोर्ट में चला गया है और सपोज करें पेशेंट ने प्रूफ नहीं दे सका, तो ये केस जो है या फिर पीएमसी कमेटी में गया है, डिसिप्लिनरी कमेटी में, और वहां पे डॉक्टर जो है उसकी गलती साबित नहीं होती, तो ये केस जो है वो खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर नेग्लिजेंस का प्रूफ देना डॉक्टर के सर पे होता है, पेशेंट के ऊपर प्रूफ ऑफ बर्डन नहीं होता। सारा प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो होता है डॉक्टर के ऊपर। अब वो किस तरह डॉक्टर के ऊपर होगा और कौन सी कंडीशंस होती हैं उसको समझें। कि अगर नेग्लिजेंस बहुत क्लियर हो कि हुआ ऐसे कि एक पेशेंट आया जिसको सिर्फ और सिर्फ हर्निया था, उसका सिंपल ऑपरेशन करना था, और उसकी जीआई ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई, या फिर कोई ऐसा केस हो जो बहुत ज्यादा जो था, काफी सही केस था, काफी आसान तो एक्सरे के अंदर जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पड़ा है पेशेंट के अंदर, पेशेंट के फॉर एग्जांपल एब्डोमेन के अंदर पड़ा है अपेंडिक्स के बाद, अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के बाद। तो तब जो है जो प्रूफ है वो आ जाता है डॉक्टर के सर पे। डॉक्टर ने प्रूव करना है कि भाई मैं अब जो है मैंने अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है। तो तब इस कंडीशन को कहते हैं रेस इप्सा लिक्विटर। ठीक है, ये एक लेटिन टर्म है जो यूज होती है ऐसी कंडीशंस के लिए जब डॉक्टर को खुद प्रूव करना पड़ता है कि ये नेग्लिजेंस मेरे से नहीं हुई। फिर से सुने इस बात को। पहला ये होता है कि कोर्ट में बंदा जाता है, केस आता है कोर्ट में। कोर्ट में केस प्रूव करना आमतौर पर किसका जिम्मा होता है, या पीएमसी में किसका जिम्मा होता है? पेशेंट का। जब नेग्लिजेंस पता ना हो कि हाँ नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई, अगर मगर वाली बात हो। लेकिन अगर जो है वो पक्की पता चल रहा हो, एक्सरे में शो हो रहा हो कि इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, डॉक्टर की गलती है, तब ये प्रूफ आ जाता है डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर को प्रूव करना पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट किस तरह पेशेंट के अंदर गया। ठीक है, और इस कंडीशन को कहते हैं रेस इप्सा लिक्विडोर, जो एक लेटिन टर्म है। चलें स्लाइड नेक्स्ट हुई है। अब होगी होगी। मैं फिर से शेयर करता हूँ, क्या पता फिर सही हो जाए। अब देखें आगे हुई है।
मैं अभी आपको कर देता हूँ व्हाट्सएप। यानी नेट को आज क्या मसला हो गया, कल तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। अच्छा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्लाइड सेंड कर दी है। वहां से आप सारे स्लाइड्स ओपन कर लें। मैं यहाँ से आप, अगर आपको मेरी आवाज़ सही आती रहेगी तो हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, वरना हम इंशाल्लाह कल के साथ ये कर देंगे। कल थोड़ा रहता है लेक्चर।
कर लिया आप सबने ओपन? पहले बड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, हमारे पास 15 मिनट है सिर्फ। 15 मिनट में जितना होता है सही से वो हम करेंगे, बाकी हम कल के लेक्चर के साथ कंबाइन कर लेंगे। चल अच्छा, अब आप सारे जो है स्लाइड नंबर 21 ओपन कर लें। एग्जाम्पल जहाँ पे लिखा हुआ है सबकी ओपन हो रही है, सबके पास है। मैं पीडीएफ भी भेज देता हूँ, इसकी पीडीएफ भी भेज देता हूँ आपकी, ताकि जिसके पास पावर पॉइंट नहीं चल रहा वो पीडीएफ में देख ले इसे। फिर हम स्टार्ट करते हैं, सभी भेज देता हूँ। चलें, शुक्र है यहाँ भी शेयर हो गई है, तो देख लें साथ साथ, भी देखते रहेगा। शेयर हो जाती है, स्लाइड मूव नहीं करती, पता नहीं आज क्या मसला आया है नेट में। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी मेडिकल नेग्लिजेंस की। फिर से मैं यहाँ से नेग्लिजेंस से स्टार्ट करता हूँ कि नेग्लिजेंस इज केयरफुलनेस ऑन द पार्ट ऑफ प्रैक्टिशनर। ठीक है, किसी भी मेडिकल सर्जरी में या फिर मेडिकल प्रोसीजर में अगर कोई डॉक्टर रीजनेबल केयर और स्किल का ख्याल नहीं रखता, केयरफुलनेस दिखाता है, विकेड रेकलेसनेस दिखाता है, ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाता है, तो तब जो है उस चीज को नेग्लिजेंस कहा जाता है। बात हुई थी कि नेग्लिजेंस में दो केसेस होते हैं। पहला ये कि पेशेंट को प्रूव करना होता है कि जो नेग्लिजेंस है वो डॉक्टर से हुई है, उसको उसका प्रूफ देना पड़ता है कोर्ट में। जबकि दूसरी कंडीशन में जबकि प्रॉपर प्रूफ हो, जबकि पता हो कि हाँ यार ये तो फॉर श्योर है कि ये तो डॉक्टर की गलती है, कि उसी ने ही जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो उसी ने ही पेट में डाला होगा, अब खा तो नहीं सकता पेशेंट को। तो तब जो है ऐसी चीज में, जिसको हम कहते हैं रेस इप्सा लिक्विटर, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी थिंग्स आर एविडेंट। ये एक लेटिन टर्म है जो यूज होती है ऐसी कंडीशन के लिए जब खुद डॉक्टर को प्रूफ करना पड़ता है कि ये गलती उससे हुई है, मतलब अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना पड़ता है उसे। ये एग्जांपल है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये कोटरी कर रहा था। कोटरी ये होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कोटरी, मैं आपको बता दूं, आपको अभी नहीं पता होगा। कोटरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सर्जरी के दौरान यूज होता है, जिससे ब्लड वेसल्स पे अगर लगाओ ना वो जल जाती हैं और उनसे ब्लीडिंग नहीं होती। तो कोटरी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोटराइजेशन करते होते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, और ये किसी भी सर्जरी के दौरान जिसमें सूचर्स दे रहे होते हैं, जिसमें कट लगा रहे होते हैं, उसके अंदर यूज होती है। अब दूसरा यही जो मैं बात कर रहा था कि ये जो है लोअर एब्डोमेन के अंदर ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पड़ा है जो सपोज करें सी सेक्शन के दौरान शो हो रहा है। अच्छा, अब आती है टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस। ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस और नेग्लिजेंस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर में 2 से 3 दफा आ चुका है। तो टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस जो है वो 4 है। पहली है सिविल, दूसरी क्रिमिनल, थर्ड कंट्रीब्यूटरी और फोर्थ थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। तो फर्स्ट है सिविल नेग्लिजेंस, हमने पहले भी पढ़ा था, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, ये उससे मिलती जुलती है, लेकिन हमने सिविल कोर्ट के अंदर थोड़े से अच्छे जो केसेस थे वो डील हो रहे थे, क्रिमिनल में मर्डर्स डील हो रहे थे, तो ये फर्क था। इसी तरह यहाँ पे भी यही फर्क है कि जो सिविल नेग्लिजेंस का मतलब है जरा हल्की फुल्की नेग्लिजेंस, मतलब नेग्लिजेंस हुई है लेकिन यार इतनी तो हो ही जाती है सबसे। अब फॉर एग्जाम्पल ये कि एक पेशेंट आपके पास आया, उसने कहा कि ना, फॉर एग्जांपल कोविड में हम सिचुएशन को देख लेते हैं, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है और मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसने कोविड वाले बताए। हमने कहा नहीं यार ये कोविड नहीं हो सकती, ये तो हर कोई कोविड कह देता है, मैं ऐसा करता हूँ इसको मलेरिया की दवाई दे देता हूँ, और कुछ दिनों बाद कोविड से उसकी हालत बिगड़ गई। तो ये है सिविल नेग्लिजेंस, यानी नेग्लिजेंस हुई है लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी, आप मिसडायग्नोज कर गए हैं क्योंकि आपने प्रॉपर केयरफुलनेस रख के उसकी बात नहीं सुनी, आपने आपने स्किल नहीं यूज की कि कोविड में भी ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो दिस इज सिविल नेग्लिजेंस। जो दूसरी होती है वो होती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मतलब ये है
क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि ग्रॉस या विकेट इग्नोरेंस है। मतलब ये एग्जांपल सुने अब इसकी, कि एक पेशेंट आपके पास आया है, डॉक्टर डॉक्टर समझ लें हैनिबल है डॉक्टर जो है। अब वो ऐसा करता है कि ना, डॉक्टर पेशेंट उसके पास आया है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ये मुझे पाँव में ना गैंग्रीन हो गया। गैंग्रीन ये होती है पाँव में ब्लड सप्लाई सही से ना जाए, आपने पढ़ा ही होगा। तो ब्लड सप्लाई की वजह से इसकी भी इंजरी हो जाती है, उसको गैंग्रीन का नाम देते हैं, वो वेट और ड्राई हो सकती है। अच्छा खैर, उसको गैंग्रीन हो गया। अब डॉक्टर कह रहा है कि ना नहीं, हैनिबल डॉक्टर है। हैनिबल अगर आप में से किसी ने सीजन देखा, वो असल में जो है आदम 4 टाइप डॉक्टर होता है। तो वो पेशेंट डॉक्टर कहते हैं कि नहीं यार, वैसे इंजरी तो हुई है लेकिन इसकी टांग बड़ी साफ सुथरी है, तो ये तो आज रात डिनर में खानी चाहिए। तो वो जो है उसकी पाँव काटने की बजाय उसको जो है एम्प्यूटेट कर देता है फ्रॉम द नी या अबव द नी, ठीक है, ताकि वो प्यारी सी अपने लिए ड्रम स्टिक बना के रात को खा सके हैनिबल, ठीक है। तो इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाता है। मतलब he has done negligence and a crime is involved before it, ठीक है, इसको कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अच्छा, थर्ड चीज जो होती है वो होती है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसके अंदर डॉक्टर और पेशेंट दोनों नहीं फॉलो करते एडवाइस को। सपोज करें डॉक्टर पेशेंट आए डॉक्टर साहब के पास के, डॉक्टर साहब मैं ना, मुझे ना शुगर है, ठीक है, तो मुझे ना शुगर की दवाई दे दो। डॉक्टर दवाई दे देता है, डॉक्टर देता है, उसे कहते हैं इंसुलिन लगानी और आपने ये एक मेटफॉर्मिन की गोली है, ये खानी है रोजाना। अब मरीज अपनी तरफ से बड़ा कोई स्पेसिफिक वो बना हुआ होता है कि नहीं यार, मुझे डॉक्टर से ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा। वो कहते हैं यार, एक दिन इंसुलिन लगाऊंगा, एक दिन मैं मेटफॉर्मिन लगाऊंगा, और मैंने फुल टाइम शुगर वाली चीजें खानी है, मिठाई भी खानी है मैंने, कोल्ड ड्रिंक्स भी सारी पीनी है। तो दिस इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो इसके अंदर डॉक्टर ने ना उससे पूछा कि भाई आप सही से ख्याल रखना, उससे गाइड नहीं किया कि भाई ये चीजें नहीं करनी तुमने, और ना पेशेंट ने ख्याल रखा। अब आती है थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। थर्ड पार्टी कौन सी होती है? नर्स होती है। अच्छा, वैसे आप आगे जाके देखेंगे कि वो थर्ड पार्टी नहीं, वो मेन पार्टी होती है। जब आप हाउस जॉब कर रहे होते हैं ना, मतलब उन्हीं की पार्टी हो रही होती है वहां पे। तो वो वहां पे ना आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आप पता नहीं हाउस ऑफिसर्स ना हो गए, डॉक्टर ना हो गए, आप कोई उनके अंडर आ गए हैं, वैसे अंडर ही आते हैं आप सब, तो उनके सारे काम भी आप ही कर रहे होते हैं। तो थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस से जो नेग्लिजेंस हो जाए उसको कहते हैं थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। नर्स ने, डॉक्टर ने कहा कि ना आपने इस पेशेंट को इस टाइम टीका लगा देना, ठीक है, ये दवाइयां दे देनी है। नर्स आराम से बैठी है, टिकटॉक देख रही है, ठीक है, और टिकटॉक बना रही है, और वो भूल गई है कि पेशेंट को दवाई देनी है, उधर पेशेंट बेचारा मरने वाला हो गया। तो दिस इज थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस। अच्छा, अब ये चीज जो है ये आपके लिए है कि ये आपने गेस करके मुझे बताना है कि किस किस्म की नेग्लिजेंस है, और हर किस्म की नेग्लिजेंस एक एक किस्म की है। तो पहला है फेलर ऑफ पेशेंट टू टेक टीबी मेडिसिन एंड डॉक्टर टू चेक इट। ये कौन सी किस्म की नेग्लिजेंस है, ये आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा आपकी असेसमेंट भी हो जाए। बिल्कुल कंट्रीब्यूटरी, दिस इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं, गिविंग एक्सपायर इंजेक्शन बाय द नर्स। ये तो अभी मैंने वो बता दिया, नर्स वाला टिकटॉक वाला सीन, ये वही है थर्ड पार्टी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तीसरा है ओवर एनेस्थीसाइजिंग अ पेशेंट टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, यानी डॉक्टर एक पेशेंट को बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया दे देता है, चल यार फुल टाइम दे देता हूँ, जरा ज्यादा मजा आएगा पेशेंट्स को। ये कौन सी किस्म की नेग्लिजेंस है? क्रिमिनल। वेरी गुड, ये है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और आखिरी आता है कि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने उसको एक्सरे नहीं कहा, प्रिस्क्राइब नहीं किया कि आप एक्सरे करवा लें, तो ये किस किस्म की नेग्लिजेंस है? सिविल। बिल्कुल, अभी मैं बोल रही था, आप माशाल्लाह सारे अच्छे से सुन रहे हैं, तो सिविल नेग्लिजेंस, वैसे बचता भी यही था। खैर चलें, ये भी एनआरए से पिक्चर ली हुई है मेडिकल नेग्लिजेंस की। ये वहां पे चार्ट है मेडिकल नेग्लिजेंस का, सिविल नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ठीक है। सिविल नेग्लिजेंस उसने कहा है कि सिविल कोर्ट में डील होती है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हैनिबल किस्म के बंदे जो है क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेग्लिजेंट परफॉर्मेंस विदाउट ड्यू केयर बाय बोथ पार्टी कॉजिंग लॉस ऑफ फंक्शन, वही बात, ठीक है। अब इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक डॉक्टर से सिविल नेग्लिजेंस हो गई, अब आगे क्या करना है उसको? क्या फांसी पे चढ़ा देना है उसको, कैद करना है, उससे पैसे लेने हैं कि यार नेग्लिजेंस होगी उसको, या फिर मारना है जैसे अक्सर लोग करते हैं कि चल भाई वहीं पे कोट लगा। अच्छा, तो ऑन द पार्ट ऑफ फिजिशियन
अगर हुई मतलब खाली जो है फिजिशियन की नेग्लिजेंस हुई, सिविल नेग्लिजेंस है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो वो मनी के साथ। एनआरए में क्या नहीं नजर आ रहा आपको तशवीन? ये स्लाइड पे नजर आ रहा है आपको? मुझे तो नजर आ रहा है स्लाइड पे, मेरे मोबाइल पे शो हो रहा है। चैप्टर 3 में वो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है? तो मेडिकल नेग्लिजेंस में, अच्छा सिविल नेग्लिजेंस होगी तो उसको पैसे दे दिए अगर सिविल नेग्लिजेंस है, लेकिन अगर क्रिमिनल है तो साथ सजा भी होती है, ठीक है? वो बात में पड़ेगी। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है बाय पेशेंट, तो कंपनसेशन होती है कि भाई चल यार तूने भी नहीं, तेरी भी गलती है मेरी भी गलती है, चल हम आइंदा से सही करके करेंगे। तो अब थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस, तो कंपनसेशन जो होती है वो डॉक्टर भी शेयर करता है और पैरामेडिक भी, चलो भाई आधी तनख्वाह आप दो आधी मैं देता हूँ, और हम जो है उस पेशेंट को जो ये दे देते हैं पैसे के, ताकि वो हमारे खिलाफ केस ना करे। अच्छा दूसरा जो आता है वो आता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसमें लॉ के अगेंस्ट, जिसमें हैनिबल किस्म के बंदे डील होते हैं, जिनको मजा आता है बंदों की ड्रमस्टिक खा के, या फिर जो है उनको ओवर एनेस्थेटाइज करके, या फिर उनके अंदर जान के इंस्ट्रूमेंट छोड़ देते हैं कि देखो तो सही होता क्या। अच्छा तो इस ऐसे बंदे को चार्ज फॉर मैन स्लॉटर एंड पनिशमेंट। अभी हम मैन स्लॉटर कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। मैन स्लॉटर का मतलब होता है कि भाई खून बहा टाइप, ठीक है? अभी मैं कल से आपको सही से समझाऊंगा। खून बहा वैसे आप समझ लें अभी के लिए, कल मैं आपको इसका कंसेप्ट सही से समझाऊंगा। अच्छा और दूसरी जो होती है कि क्रिमिनल अबॉर्शन कर दो या फिर फोर्स मेडिकल सर्टिफिकेट करो, ये भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस का भी आ सकता है। और कल मैंने आपको बताया था ये और किस चीज में आ सकता है, मिसकंडक्ट में भी आ सकती है ये चीज। तो ये चीज को पनिशमेंट, इस पे भी पनिशमेंट होती है, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर रूल्स भी हैं इसके। तो अब जो नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं, वो चलते हैं हम प्रोफेशनल सेक्रेसी की तरफ। व्हाट इज प्रोफेशनल सेक्रेसी? टाइम क्या हो गया, 10 बज गए, बस 5 मिनट में आपको और पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाकी कल के टॉपिक में कवर हम ऑलमोस्ट डन ही हैं। हाँ बस थोड़ी सी साइड रहती है। अच्छा अब हम आते हैं किसकी तरफ, प्रोफेशनल सेक्रेसी की तरफ। व्हाट इज प्रोफेशनल सेक्रेसी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और ये बहुत जरूरी चीज है। सेक्रेसी प्राइवेसी, ठीक है, जो आमतौर पर हमें जो ब्राउन फैमिलीज में नहीं मिलती सब, दैट इज सेक्रेसी या प्राइवेसी। तो प्रोफेशनल सेक्रेसी का मतलब ये है कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर सेक्रेसी रखें, खास तौर पर जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है। चले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है, उसके अंदर सेक्रेसी रखें। अब वो किस तरह रखेंगे, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल ये हुआ कि एक पेशेंट आपके पास आया, उस पेशेंट को है, उस पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। वो कहता है कि ना मेरा दिल चाहता है कि ना मैं जो है अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है उनको कत्ल करना, ताकि वो इस सब मसलों से आजाद हो जाए। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट आमतौर पर इस तरह की ही बातें करते हैं। तो आपने उसकी बात सुननी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके उसकी बीवी को कॉल करें, हाँ आपका तो खामद आके आपको कह रहा है कि मेरा तो दिल चाह रहा है इसको मारने का। तो ये चीज अगेंस्ट द रूल है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको बताना पड़ता है ताकि उन लोगों को नुकसान ना पहुंचे। मजीद ये प्रोफेशनल सेक्रेटरी में ये बात भी आ जाती है कि आपने किसी चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रखनी है। अब ऐसा ना हो कि किसी ने आपको अपनी गायनेकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री दी है और वो आप जाके उसको मॉक करने के लिए या फिर कुछ लोग ये करने के लिए, तो दिस इज प्रोफेशनल सेक्रेसी को ये चीज तोड़ना होती है, और इसके खिलाफ भी डीसी कमेटी का एक्शन होता है, ठीक है? तो सेक्रेसी ये होती है कि कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड डॉक्टर कॉन्फिडेंशियल रहे, और जब उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में आजकल कंप्यूटर्स में सेव करते हैं तो उसकी एक्सेस उन्हीं लोगों को हो जो उस तक पहुंच रखते हैं। ऐसा ना हो कि सबके पास उसकी इंफॉर्मेशन जा रही। दिस इज प्रोफेशनल सेक्रेसी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्लोजर ऑफ पेशेंट सीक्रेट कैन लीड टू डिसिप्लिनरी कमेटी, डीसी डिसिप्लिनरी कमीशन एक्शन अगेंस्ट द डॉक्टर। तो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो एक्ट कर सकती है अगर उसे पता चले कि हाँ भाई ये तो डॉक्टर सबकी सेक्रेसी भी तोड़ है, ये सबको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। सपोज करें सेक्रेसी तोड़ना ये भी होगा
कि एक पेशेंट आपके पास आया, वो आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है, ठीक है, और ये दवाइयाँ जो है ना ये मैंने यूज करनी है, ठीक है। तो आप किसी मेडिकल रैप को कह दें कि यार ये दवाइयाँ जो है ना इसका ये केस है, तो ये दवाइयाँ ना तो इसको घर लेके जा, क्योंकि ये दवाइयाँ इसकी टीबी की दवाइयाँ साल के लिए यूज होनी है, तो तुझे जरा फायदा हो जाएगा, या फिर किसी कंपनी को, जो ऑनलाइन कंपनीज होती है उनको बता दें। तो ये भी आप एक किस्म की प्रोफेशनल सेक्रेसी ब्रेक करें, और आजकल ऐसा होता है। अच्छा, अब आता है कि कुछ कंडीशंस में ये आप सेक्रेसी ब्रेक कर सकते हैं, और उनको कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। जब आपको प्रिविलेज मतलब आप उस बात को करें ताकि कम्युनिटी का फायदा हो, सोसाइटी का फायदा हो, या पेशेंट का फायदा हो। कैसे पेशेंट को फायदा होगा, कैसे सोसाइटी का फायदा होगा, किसी के सीक्रेट को बता, वो इस तरह होगा कि सपोज करें एक इलाके में, नहीं बल्कि हम कोविड की एग्जांपल लेते हैं। आजकल कोविड है, सपोज करें आपके चाचू को कोविड हो गया, ठीक है। अब चाचू के साथ चाची भी रहती हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं, साथ दादा अबू दादी अम्मा भी रहते हैं। तो इस टाइम में आपको, आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं यार वो चाचू है मैं छुपा के रखता हूँ, हालांकि वो 10 लोगों से मिलते हैं, वो बाहर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार मैं चाचू को ऐसे ही कहूंगा तो बाहर वो आइसोलेट कर देगी, तो इस वजह से आप रोकेंगे नहीं। इस टाइम आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती की इजाजत होती है कि आप उसकी सेक्रेसी ब्रेक करें, ठीक है। आपको पता चल गया तो आप उसको बताएं डॉक्टर को, और डॉक्टर को बताएं कि ये बात हुई है, ठीक है। डॉक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, एजेंसी को बताएं, या फिर नोटिफिकेशन दें गवर्नमेंट को कि ये मसला है, ये मेरे चाचू हैं, ये सबके साथ फिरते हैं, कोविड हुआ हुआ इन्हें, तो सब में फैल जाएगा। आप अपने घर वालों को बताएं ताकि इनसे दूर रहें। तो इस टाइम आप सेक्रेसी नहीं ब्रेक करें। आपका चाचू आके आपको ये नहीं कहेगा कि यार तूने तो मेरी सेक्रेसी ब्रेक कर दी, तूने सबको बता दिया, ये नहीं होगा। सेक्रेसी नहीं ब्रेक होगी वो चीज उसमें, ठीक है। उस चीज में आपको प्रिविलेज कम्युनिकेशन की इजाजत होगी। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाए, दूसरी कंडीशन, बल्कि मैं टाइप्स के साथ ही आपको वो बता देता हूँ दूसरी क्या होगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेक्रेसी के अंदर दो किस्म की सेक्रेसी है, क्वालिफाइड प्रिविलेज, टाइप ऑफ डिस्क्लोजर में, सॉरी, या फिर टाइप्स ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। दो किस्म की कम्युनिकेशन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। एक होती है क्वालिफाइड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है क्वालिफाइड प्रिविलेज कम्युनिकेशन, और दूसरी होती है एब्सोल्यूट प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब इसमें फर्क क्या होता है? क्वालिफाइड मतलब क्वालिफाई किया है उसको कम्युनिकेशन ने कि उसको सब तक पहुंचना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको कोविड की एग्जांपल, ठीक है। जैसा कि ये देखें इधर डायग्राम में भी मेंशन है कि इंटरेस्टेड एजेंसी को आपने क्वालिफाइड कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन बता देनी। अब इंटरेस्टेड एजेंसी कौन सी होगी कि समझें कि कॉलरा जो है वो एंडेमिक होता है अक्सर जगहों पे, तो कॉलरा एक को हो तो फिर वो फीको ओरल रूट से बाकियों तक भी फैल जाता है। तो आपने इस कंडीशन में जो यूनियन काउंसिल है या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी है, या फिर उनको बताना है, उनको इन्फॉर्म करना है कि ये कंडीशन हुई है, ठीक है। तो कोलरा है इस इलाके में, तो इस इलाके को सील करें, या फिर इन सब के अंदर जो है प्रॉपर एसओपीज रखें। तो दिस इज क्वालिफाइड प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब बाकी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है भाई बताना ही बताना है, वहां पे आप मना कर ही नहीं सकते। तो वैसे क्वालिफाइड में भी बताना ही होता है, लेकिन क्वालिफाइड में वो कम्युनिकेशन, वो जो सेक्रेसी होता है वो क्वालिफाई करती है कि हाँ यार इसको बताना जाना चाहिए, ठीक है। वो क्वालिफाई करती है इस चीज के लिए। लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर मतलब बताना ही बताना यार, वरना ये नहीं छोड़ेंगे। अब एब्सोल्यूट के अंदर आ जाता है कोर्ट, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि ये जो, सपोज करें आपने ना एक पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट ने कहा कि ना मुझे मेरे चाचू ने मारा है, ठीक है, और मेरा ये निशान है। अब आपने कोर्ट में जब आप जाएंगे तो कोर्ट आपसे पूछेगा हाँ भाई इसको ये जो स्कार मार्क थे ये कब के थे, ठीक है। डिफेंस या फिर प्रोसिक्यूशन पूछेगा काउंसिल उनका कि कब से थे, इसकी क्या वजह बनी, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये सारी डिटेल आपसे पूछेंगे, और ये डिटेल बताना, क्योंकि वहां पे आप चुप करके नहीं खड़े हो सकते, नहीं ये तो प्रोफेशनल सेक्रेसी के खिलाफ है जज साहब, मैं तो आपको नहीं बता रहा, ना भी ना मैं नहीं बता रहा। तो ये जिद उधर नहीं चलती, वहां पे आपको बताना ही पड़ता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ था,
या फिर ये मसला हुआ था इसके साथ, ये इसका स्कार मार्क इतना पुराना है, तो दिस इज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर से करते हैं। वैसे सेक्रेसी रखनी होती है, लेकिन कुछ चीजों में आपको इजाजत होती है। दो चीजें होती हैं, एक क्वालिफाइड प्रिविलेज होता है, एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है, और इस सबको कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम कर दिया ना, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर भी हो गया, प्रोफेशनल सेक्रेसी भी हो गया। अब ये दो चीजें आ गई, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एथिक्स। आमतौर पर इनके अंदर से, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से एक आध एमसीक्यू आ जाता है, लेकिन इन दोनों के अंदर से कभी एमसीक्यू नहीं आया और ना ही आना है, तो इनको आप जस्ट एक नजर रीड कर लीजिएगा। तो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होता क्या, ठीक है, ये देख सक रहे हैं कि आप मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 4 किस्म के होते हैं। पाकिस्तान में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, किसी हॉस्पिटल में जाओ वो पेज पे लिख रहे होते हैं, किसी में जाओ कंप्यूटर में फीड कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट के पास आओ तो गवर्नमेंट तो लिखती ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो कहते हैं चलो यार कुछ नहीं होता, आ जाओ। तो ये होती है मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की 4 फॉर्म्स। एक होती है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपने प्रोफिन आइबुप्रोफिन खानी है इतने मिलीग्राम की, दिस इज अ फॉर्म ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट, सो दिस इज मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। और जो दूसरी चीज होती है वो होती है मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट मतलब ये कि बायोप्सी रिपोर्ट हुई कि आपके यहाँ पे कोई सूज गई है जगह बगैर किसी इंजरी के, तो उसको चेक करने के लिए कि यार वो कौन सा ट्यूमर है, अभी आपने पढ़ा होगा, आप अभी 3rd ईयर में आए, हाँ पढ़ लेंगे, यार वो कौन सा न्यूप्लेजिया, उसकी क्या फॉर्म है, उसके लिए ना उसके अंदर एक सुई डाल के उसका थोड़ा सा मटेरियल एस्पायर करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, ठीक है, उसको एफनेक प्रोसीजर कहते हैं, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो और उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट बनती है, ये उसकी रिपोर्ट है और इसको कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट, ये सबको ही पता होगा। ये भी मेडिकल डॉक्यूमेंट की एक टाइप है। जो 3rd टाइप है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। कि मेडिकल सर्टिफिकेट ये होता है एमएलसी, जो बनाते हैं ना आमतौर पर लड़ाइयाँ, या फिर एमएलसी बनाते हैं कि यार बचपन में बड़े बनाते थे कि यार छुट्टियां करनी है स्कूल से तो अब तो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, चलो टाइफाइड का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं किसी जानने वाले डॉक्टर से, या फिर अगर सच में हो तो उनसे सर्टिफिकेट बनवा के दिखा देते हैं ताकि वो लीव जो है वो आपकी लगे। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट। जो 4th फॉर्म है वो है मेडिकल नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन ये होता है कि सपोज करें एक इलाके में कॉलरा है, तो मेडिकल नोटिफिकेशन जारी किया हेल्थ अथॉरिटी ने कि यहाँ पे कॉलरा है तो इस इलाके को सील कर दें, या फिर यहाँ पे कोविड ज्यादा हो गई इसको सील कर दें, तो इसका एक नोटिफिकेशन आता है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, ये भी डॉक्यूमेंट की। अब हमारे पास आखिरी चीज पढ़ यही एथिक्स, मेडिकल एथिक्स। एथिक्स हमें पता है कि स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज, इसको कहते हैं एथिक्स। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने रीड करना है। आप शुरू में भी हिपोक्रेटिक एक ओथ जो है वो भी ली जाती है, इसके अलावा आपने भी अपनी जो व्हाइट कोट सेरेमनी होगी उसमें भी एक ओथ ली होगी, तो वो सारी चीजें मेडिकल एथिक्स का पार्ट है। लेक्चर एंड हो गया, पर भरोसा रखें आप लोग, ठीक है, और अपनी मेहनत करें। और थैंक यू सो मच कि आज आपने लोगों ने इतना सब्र किया, और लंबा लेक्चर हो गया काफी, एंड आई एम सो सॉरी कि मेरे नेट का मसला आता रहा है और उसके साथ बार बार ये होता रहा है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। कल लास्ट लेक्चर होगा लॉ का हमारे पास, और कल इंशाल्लाह लॉ कंप्लीट हो जाएगा। आज वाला लेक्चर जो था वो कंप्लीट हो गया, तो कोई क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में कर दें, वरना मीटिंग एंड करते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ ना आई हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई चीज कुछ भी हो, फ्रेंकली आपने मुझे बता देना है, ठीक है, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। किसी कंसेप्ट की समझ ना आई हो, चलें ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी, किसी को ना आए तो वो बाद में भी मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, एंड अगेन आई एम सॉरी कि नेट मसला करता रहा है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, शब खैर।